हेलो एवरीवन, आज हम क्लास में बात करेंगे सेक्शन 12 सब सेक्शन 13। कल जो हमने लास्ट में पढ़ा था रिपोर्ट्स ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, चाहे वो स्टॉक ब्रोकर हो, चाहे वो बैंक हो या एफआईज हो या एनबीएफसी हो, जो फाइनेंशियल सर्विसेज वही था। जो लास्ट मैंने जो पढ़ा था वो सेक्शन 12 सब सेक्शन 12 था, ये अपने कल पढ़ा था। तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 12 ये अपने लास्ट पढ़ा था रिपोर्ट्स ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। क्या था? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये अपने कल पढ़ लिया था डिटेल के अंदर। कोई डाउट हुआ था? आगे अपन बात करते हैं देयर इज अ सेक्शन 12 सब सेक्शन 13। सेक्शन 12 सब सेक्शन 13, सेक्शन 12 सब सेक्शन 13 इज टॉकिंग अबाउट द इंश्योरेंस। या पे इंश्योरेंस कोई भी टाइप का चले। अब आपको सोचना पड़ेगा कि इंश्योरेंस कौन कौन से टाइप के होते हैं। मे बी लाइफ इंश्योरेंस, मे बी हेल्थ इंश्योरेंस, मे बी एजुकेशन इंश्योरेंस, मे बी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, मे बी बिजनेस इंश्योरेंस, मे बी पेमेंट इंश्योरेंस, मे बी आजकल आपने देखा होगा जब भी आप ट्रेवलिंग की टिकट बुक कराते हो तो ट्रेवल इंश्योरेंस भी होता है। देयर आर लॉट ऑफ इंश्योरेंस, चाहे वो मेरिन इंश्योरेंस हो, चाहे वो आपका गुड्स इंश्योरेंस हो, चाहे वो आपका फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो, चाहे वो आपका मेडिकल इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो या व्हीकल इंश्योरेंस हो, वॉट एवर। यहां पे हम सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस की बात नहीं करें, इंश्योरेंस समझ आ रही बात? मोटर व्हीकल, हेल्थ, लाइफ भी हो सकता है, फायर इंश्योरेंस भी हो सकता है, मेरिन वेसल इंश्योरेंस भी हो सकता है, क्रॉप इंश्योरेंस भी हो सकता है, ट्रैवलिंग इंश्योरेंस भी हो सकता है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी हो सकता है, इसके अलावा गुड्स इंश्योरेंस भी हो सकता है, एनी इंश्योरेंस। तो यदि कोई इंश्योरेंस इंडिविजुअली दिया जा रहा है, पूरे ग्रुप की हेल्थ के लिए बनाया जा रहा है, जो भी आपका इंश्योरेंस है, तो देन यदि कोई भी पर्सन इंश्योरेंस सर्विसेज यदि प्रोवाइड करता है, जो जनरली कंपनी वाले अपने एम्प्लॉइज के लिए इंश्योरेंस कराते हैं, तो कंपनी क्या होती है? जनरली जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है सब क्या है? जीएसटी में रजिस्टर्ड। तो यदि कोई भी बजाज एश्योरेंस की बात कर ले या न्यू इंडिया एश्योरेंस की बात कर ले या आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड की बात कर ले या जितनी भी इंश्योरेंस सर्विसेज कंपनी है, तो जो भी इंश्योरेंस की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसी कंपनी को अपने एम्प्लॉइज के पर्पज के लिए तो कंपनी क्या है? जीएसटी में रजिस्टर्ड। तो कंसेप्ट क्या कहता है कि यदि इंश्योरेंस सर्विसेज यदि प्रोवाइड की जा रही है रेसिपिएंट को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और यदि रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, लाइक यू एंड मी, कि मैं चिल्ड्रन हेल्थ के नाम से लेने की बजाय पर्सनली यदि कोई भी इंश्योरेंस भी आता है और तुम स्टूडेंट्स यदि कोई भी लाइफ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस की सर्विसेज लेते हो, तो रेसिपिएंट हम सब क्या है? अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो यदि कोई इंश्योरेंस कंपनी यदि सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है इंश्योरेंस की किसको? टू ए अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो देन तब भी रेसिपिएंट का लोकेशन कंसिडर किया जाएगा, बट एज पर द रिकॉर्ड ऑफ सप्लाई। दोनों में डिफरेंस है। यदि रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है, यदि रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो जो भी रजिस्टर्ड है तो ऑब्वियसली रजिस्टर्ड के रिकॉर्ड होते हैं गवर्नमेंट के पास। तो जो भी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑन द रिकॉर्ड ऑफ गवर्नमेंट है, तो जो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। और यदि रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, यदि रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो तब क्या किया जाएगा? सप्लायर के रिकॉर्ड में जो भी रेसिपिएंट का जो एड्रेस अवेलेबल है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। कोई कंफ्यूजन? ये हमारा सेक्शन 12 सब सेक्शन 13 क्लियर हो गया? बताओ सेक्शन 12 सब सेक्शन 13 आपको क्या करना है? याद करना है। पूरा चैप्टर लर्निंग का ज्यादा है, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि कौन से सब सेक्शन में कौन कौन सी सर्विसेज कवर्ड है। तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 13 में इंश्योरेंस सर्विसेज कवर्ड है, चाहे वो व्हीकल की हो, चाहे वो मेरिन हो, चाहे वो फॉर एग्जाम्पल गुड्स हो, चाहे वो फॉर एग्जाम्पल मेडिकल हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, वॉट एवर। यदि रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बोलो मेरे साथ। यदि रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और यदि रेसिपिएंट जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है तो देन लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट लिया जाएगा, लेकिन एज पर द रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर। सप्लायर के रिकॉर्ड में जो भी रेसिपिएंट का जो एड्रेस अवेलेबल है वो है प्लेस ऑफ सप्लाई। कोई कंफ्यूजन? नाउ वी कम टू द लास्ट, क्योंकि आपको पता होगा सेक्शन 12 में मैंने बताया 12 सब सेक्शन 14।
सेक्शन 12 सेक्शन 14 लास्ट सब सेक्शन ऑफ सेक्शन 12। और मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 एप्लीकेबिलिटी। ये 12 क्या बोलता है, ये सेक्शन 12 अप्लाई कब हो, जब सप्लायर का लोकेशन और रेसिपिएंट का लोकेशन दोनों क्या हो, इंडिया में, वो तो हमें पता ही है। तो सेक्शन 12 सेक्शन 14 क्या कहता है, ये जो गवर्नमेंट होती है ना, नवी सेंट्रल गवर्नमेंट और नवी स्टेट गवर्नमेंट और नवी सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी जो मोदी जी, पहले मोदी जी से पहले कोई और सेंट्रल गवर्नमेंट की सब एडवर्टाइजमेंट करते हैं। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बहुत सारी स्कीम्स लेके आती है, अपना प्रबंधन करती है कि भैया हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये स्कीम लेके आ रहे हैं। तो पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए न्यूज़पेपर में, टीवी में, मीडिया के अंदर एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं गवर्नमेंट के। आप बहुत बार एफएम में देखेंगे, बहुत बार ऑडियंस देखेंगे, तो कहीं ना कहीं जो आपके चीफ मिनिस्टर है, जो स्टेट के अंदर उनकी स्कीम चलती रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम चलती रहती है, या स्टेट में यही है। गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स को पब्लिक को बताती है, पब्लिक को अवेयर करती है, पब्लिक को बताती है कि क्या करना है, तो ये गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट देती है। तो या तो सप्लायर कौन है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी। कौन है सप्लायर, कौन है सप्लायर, वो जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, जो एडवर्टाइजमेंट दिलवा रही है न्यूज़पेपर के अंदर भी, या टीवी या एफएम या एनी अदर मीडिया। तो भैया वो गवर्नमेंट अपना बजट बता रही है कि 100 करोड़ इन्वेस्ट करना है, 200 करोड़ इन्वेस्ट या एक्सपेंसेस इनकर करना है, या 500 करोड़ खर्च करना है, या 1000 करोड़ करना है, तो अपना बजट बता देते हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसी उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कहां कितना कितना अमाउंट स्पेंड किया जाए एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे आपने गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स देखी होगी, लाइक जैसे आपने ऑडियो में देखा होगा, पेट्रोल पंप को देखा होगा, बहुत बार एफएम में भी चलता है, बहुत बार टीवी में भी आते रहते हैं, बेटी बताओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एलपीजी सस्ती है, वन सप्लाई में बहुत पुरानी बात है, ये 2022 और 2021 की, अब तो बहुत महंगा हो गया, सबको पता है। पीएम उज्ज्वल योजना, पीएम जन आरोग्य योजना, बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम आती है। कोरोना से बच्चे 2020 की बात है, उस समय जो हिमाचल प्रदेश है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वही बहुत एडवर्टाइजमेंट करती है अपना क्या करने के लिए, टूरिस्ट को प्रमोट करने के लिए। इंडिया के जो बाहर के जो टूरिस्ट है वो तो इंडिया में आएंगे, लेकिन भैया जो इंडिया के जो टूरिस्ट है बिना मतलब अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए बाहर जाते हो, इंडिया में सब कुछ सबसे बड़ी बात आती है, आप ओनली इंडिया घूम लो मजा आ जाएगा, और इंडिया चेंज भी होगी बहुत। जिनको पानी चाहिए पानी अवेलेबल, जिनको फायर चाहिए फायर अवेलेबल, इंडिया में मतलब हर चीज अवेलेबल है। जैसा आपका कस्टमर मतलब जो भी घूमने वाले लोग हैं उनका टेस्ट है। आप मालदीव आपको लग्जरी चलेगा, इस पर एक केस भी हो चुका, आपको पता है कुछ हुआ तो लफड़ा क्या नहीं। तो भैया सिंपल सी बात है, लोगों को पता ही नहीं है कि अंडमान निकोबार भी लोग बोलते हैं आपके बीचेस गंदे हो, गोवा के गंदे। आप देखा अंडमान निकोबार में जाओ, बोलोगे कि भैया मैं स्विट्जरलैंड में आगे मैं इंडिया के बाद चले गए, वेरी क्या प्यारा क्लीननेस अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप बहुत शानदार। लोगों को पता ही नहीं है, क्या कहना चाहूँ, लोगों को पता ही नहीं है उनके बारे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे बहुत बार स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अपने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट देती है। मतलब मैंने खुद में राजस्थान के न्यूज़पेपर के अंदर हिमाचल प्रदेश मेघालय इन सबके एडवर्टाइजमेंट देके भैया आप आओ घूमने के लिए वहां पे। और ये सब कौन ऑर्गेनाइज करता है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या करती है, एडवर्टाइज करती है गवर्नमेंट के जो भी बजट होते हैं, गवर्नमेंट के जो भी खर्चे होते हैं, उनको एडवर्टाइज करती है कि उनको क्या एडवर्टाइज करना है। आपको समझ में आ गया होगा पूरी जो कहानी सेक्शन 12 सब सेक्शन 14 की, देयर इज बेस्ड ऑन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। समझ में आ गया। और ये एडवर्टाइजिंग एजेंसीज किसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट को। जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, जो भी गवर्नमेंट के टारगेट्स है, उनको प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया जा रहा है। समझ में आ गया। तो पहले सर्विसेज को हम समझेंगे। सेक्शन 12 सब सेक्शन 14 हमेशा सर्विसेज के अंदर दो बातें आपको पहले दिमाग में लानी चाहिए। वन, सप्लायर कौन है, एंड सेकंड रेसिपिएंट कौन है। यहां पे सप्लायर कौन है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, और यहां पे रेसिपिएंट कौन है, सर्विसेज कौन अवेल कर रहा है, मोदी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेचुटरी बॉडी या लोकल अथॉरिटी। तो जो भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, जो भी आपकी स्टेचुटरी बॉडीज है, जो भी आपकी लोकल अथॉरिटीज है, ये सब रेसिपिएंट पे ये सर्विसेज अवेल कर रहे हैं। और सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है, सप्लायर। सप्लायर कौन है,
एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। अब बात समझ, मोदी है सेंट्रल गवर्नमेंट, अब उनको कोई स्कीम है पीएम कुसुम योजना, बहुत सारी फॉर एग्जांपल जल शक्ति योजना, बहुत सारी योजनाएं आती होती है। सेमी कंडक्टर जो अलॉट ऑफ सेमी कंडक्टर जनरली बिजनेस के लिए होती है, रोड पे नहीं देखते, लेकिन बाकी बहुत सारी जो स्कीम्स होती है वो जनरल पब्लिक के लिए होती है, आपने रोड पे देखा होगा, ऑर्डिनरी होती है। अब फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन आने वाले राजस्थान में, आने वाले नहीं समझाने के लिए, तो यदि राजस्थान में इलेक्शन आने वाले, यूपी के में इलेक्शन आने वाले, तो आप हर जगह ऑडियो पे क्या करेंगे, मोदी की फोटो एडवर्टाइजमेंट देखते रहोगे, ये सब। तो नाम वो एडवर्टाइज एजेंसी में बोलते हैं, ये लो 500 करोड़ हर जगह लगा दो, कहां पे, राजस्थान में, यूपी में और दिल्ली में। अब पॉइंट याद है कि राजस्थान और कहां पे, यूपी और कहां पे, दिल्ली, ये तो एग्जांपल है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो, जहां एडवर्टाइजमेंट लगेगी, तो कितने अमाउंट का वैल्यू होगा फॉर द राजस्थान, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखा होगा। भैया यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेचुटरी बॉडी या लोकल अथॉरिटी, जब वो एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज को कॉन्ट्रैक्ट देंगे, एग्रीमेंट देंगे, तो क्लियरली मेंशन कर देंगे राजस्थान में भाई 150 करोड़ लगाना है, दिल्ली में जाना लगा दो 300 करोड़, ये तो उनकी मर्जी है ना। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के बीच में एडवर्टाइजिंग एजेंसीज और सेंट्रल गवर्नमेंट रेसिपिएंट के बीच में डिसाइड हुआ है कि इतना एडवर्टाइजमेंट आपको जयपुर में देना है, इतना एडवर्टाइजमेंट आपको दिल्ली में देना है, इतना एडवर्टाइजमेंट आपको यूपी में देना है। तो जितना एडवर्टाइजमेंट जयपुर के अंदर लगा वो जयपुर के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, जितने अमाउंट का एडवर्टाइजमेंट दिल्ली में लगा उसके लिए दिल्ली क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, जितने अमाउंट का एडवर्टाइजमेंट यूपी में लगा वो यूपी माना जाएगा प्लेस ऑफ। क्या आपको समझ में आया? फिर आपस से डाउट आएगा सर मेरी एग्रीमेंट बोर्डर क्या होता है कि गवर्नमेंट को समझ में नहीं आता है, बढ़िया सी एजेंसी देखी होती है, यार तुम्हें ज्यादा एक्सपीरियंस है, तुम अपने हिसाब से लगा लेना, लेकिन जीतना है, देखो अच्छी वाली पब्लिसिटी होनी चाहिए, तो तुम अपने हिसाब से देख लो कि राजस्थान में कितनी बढ़ते और दिल्ली में कितनी बढ़ते, तो अपने अपने हिसाब से बजट अलोकेट करते, मतलब कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के अंदर कुछ भी क्लियरली मेंशन नहीं कर रखा, सामने वाले के ऊपर छोड़ दिया, तो देन इन द मैनर एज वेरी प्रेस्क्राइब्ड। दो बातें, मैं कौन सी सर्विसेज की बात कर रहा हूं समझ में आ गया, कौन सर्विसेज रिलेटेड है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेचुटरी बॉडी या लोकल अथॉरिटी को सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। यदि एग्रीमेंट के अंदर जिन स्टेट का अमाउंट दिया हुआ है, तो जितना जितना अमाउंट जिन स्टेट के लिए दिया गया उतना उतना अमाउंट उन स्टेट के लिए क्या बना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन यदि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट यदि एब्सेंट है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो इन द मैनर, बोलो इन द मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, बोलो इन द मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। समझ में आ गई बात? मैं वापस एक बार जल्दी रिपीट कर देता हूं, लैंग्वेज रीड कर लेता हूं, सब सामने देखेंगे। क्या बात कर रहे थे? एडवर्टाइजिंग सर्विसेज टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेचुटरी बॉडी और लोकल अथॉरिटी और यूनियन टेरिटरीज। प्लेस ऑफ सप्लाई ईच ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरीज प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा उतना वैल्यू का जितना हर स्टेट के अंदर प्रोपोर्शनली अमाउंट एलोकेट किया गया है, किसके अकॉर्डिंग, एज पर कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट या म्यूचुअली डिसाइडेड, जो भी हुआ है। और यदि कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट यदि एब्सेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के अंदर इसके रिगार्डिंग कुछ लिखा हुआ नहीं हो, तो इन द मैनर या बोल सकते हो फर्स्ट, और यदि ये एब्सेंट है तो पॉइंट नंबर 2 इन द मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, इन द मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। ये पॉइंट कब एप्लीकेबल होगा, कब एप्लीकेबल होगा, व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट, जब एग्रीमेंट नहीं है, जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। समझ में आगे बात एवरीवन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या बोलिए बेटा, वापस बोलो बेटा। ये तो इंटरनेट इंस्टीट्यूट की वजह से हो सकता है, इसका तो मैं भी क्या देखूं, क्योंकि भी अगर देखते हम लोग। यस, नाउ वी कम टू सेक्शन 13। सेक्शन 13 ऑफ IGST Act 2017, IGST Act 2017 सेक्शन 13। आपको पता होगा, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था सेक्शन 12 आपका तभी अप्लाई होगा जब
सप्लायर का लोकेशन और रेसिपिएंट का लोकेशन दोनों इंडिया में हो, यदि एक भी यदि इंडिया के बाद हुआ तो 12 एप्लीकेबल नहीं होगा, सेक्शन 13 अप्लाई होगा। तो सेक्शन 13 आपका तभी अप्लाई होगा जब सप्लायर का लोकेशन या रेसिपिएंट का लोकेशन दोनों में से एक भी यदि इंडिया के बाद हुआ तो सेक्शन 12 नहीं सेक्शन 30 अप्लाई होगा। धीरे धीरे आपको समझ में भी आ गया होगा, सही चैप्टर पूरा याद करने का रेक्टिफिकेशन वाला चैप्टर है, क्योंकि एक बार आपको सर्विसेज समझ में आ गई तो जो अपने सर्विस सेक्शन 12 में पढ़ी है, अब सेक्शन 13 में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि सर्विस का नेचर आपको समझ में आता है। अब आपको बेसिकली क्या करना है, लर्निंग करनी है, क्या करना है, याद करना है। क्या याद करना है, किन सर्विसेज में क्या प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, राइट। तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 जो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, क्या है सेक्शन 13 सबसेक्शन 1, एप्लीकेबिलिटी। क्या है सेक्शन 13 सबसेक्शन 1, एप्लीकेबिलिटी। ये सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 अप्लाई कब होगा, व्हेन या तो सप्लायर का लोकेशन या रेसिपिएंट का लोकेशन इज आउटसाइड इंडिया। और गलती से ये लाइन 2 बार रिपीट हो गई, समझ में आ गई बात एवरीवन। अपने नोट्स में करेक्ट भी कर लेना जो मिस्टेक हो। तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 एप्लीकेबिलिटी बताता है कि सेक्शन 13 कब अप्लाई होगा, यदि सप्लायर का लोकेशन या रेसिपिएंट का लोकेशन ऑफ सर्विसेज यदि इंडिया के बाहर है दोनों में से एक भी, तो देन सेक्शन 13 कंसिडर किया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए। जैसे अपन ने सेक्शन 12 में पढ़ा था 12 सबसेक्शन 2 जनरल, वैसे ही सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 जनरल, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है कि यहाँ पे 12 सबसेक्शन 3 से लेके 12 सबसेक्शन 14 तक का हमारे पढ़ेगी बहुत सारी सर्विसेज अलग से, 12(3), 12(4), 12(5), 12(6), 12(7), 12, 14 तक। तो यहाँ पे सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 से लेके सेक्शन 13 सबसेक्शन 13 नॉट 14, थोड़ा सा अंतर है। तो सेक्शन 13 से लेके सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 से लेके सेक्शन 13 सबसेक्शन 4, सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 से लेके सेक्शन 13 सबसेक्शन 4, ये थोड़ा सा ऐसा ऊपर नीचे हो रहा है, ये देख लेना। सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 से लेके सेक्शन 13 सबसेक्शन 13 की जो भी सर्विसेज मेंशन है, उसके अलावा यदि आप कोई सर्विसेज यदि प्रोवाइड करती हो तो उन सर्विसेज के लिए जनरल रूल, क्या बोलते हैं इसको अपन, जनरल रूल एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लेंगे अपन, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। क्या लेंगे, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। यदि लोकेशन और रेसिपिएंट और सर्विसेज यदि अवेलेबल नहीं हो तो क्या होगा, रेसिपिएंट का लोकेशन यदि अवेलेबल नहीं है तो सप्लायर का लोकेशन कंसीडर किया जाएगा। थोड़ा सा यदि आपको डिफरेंस हो, आप कंपेरिजन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसमें एक या 2 बार पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं होगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू वेरी स्मार्ट। ये चैप्टर ऐसा ही नहीं जिसको आप एक बार पढ़ो, प्लेस और सप्लाई ऑफ गुड्स फिर भी याद हो जाता है, लेकिन जैसे आप प्लेस और सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आते हो, जब आप 12 और 13 यदि होंगे 12 पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, 12 और 13 दोनों आपने पढ़ी और सिर्फ 3 बार पढ़ा तो फिर तो आपको सदमे में आ जाऊंगी। क्यों, जिनको याद आ रहा होगा उनको समझ में आ रहा होगा। जब सेक्शन 12 यदि अपन अप्लाई करते हैं तो 12 सबसेक्शन 2 में देखना एक डिफरेंस है, वहां पे जनरल क्या कहता है, वहां पे यही स्टाइल है लेकिन डिफरेंस यदि रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है, वहां पे क्या करेगी, यदि रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो लोकेशन रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर दो बात है, यदि सप्लायर के रिकॉर्ड में रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है तो लोकेशन और रेसिपिएंट, और यदि अवेलेबल नहीं है तो लास्ट ऑप्शन सप्लायर का लोकेशन। ये हमने पढ़ा था सेक्शन 12 में जनरल रूल, और सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 ये भी जनरल रूल है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यहां पे हम कहीं बात ही नहीं कर रहे कि रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, समझ आइएगा। हमने यहां पे क्या बोला कि सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 13 सबसेक्शन 13 के अंदर जो भी सर्विसेज मेंशन नहीं है, यदि आप कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो इनके अलावा
तो नॉर्मली प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, रेसिपिएंट का लोकेशन, लेकिन रेसिपिएंट का लोकेशन यदि अवेलेबल नहीं है इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कहीं बोला कि रजिस्टर्ड या ये माइनर चीजों से आपकी जानी काबिल नहीं बदल जाती है, इसे बोला ये क्लियर रेक्टिफिकेशन वाला चैप्टर। मैं 3 बार पढ़ के कोई काम नहीं होगा, कम से कम 8 से 10 बार। और यही पे कुछ बच्चों के नंबर नहीं आते, बच्चे बहुत बोलते हैं हम पढ़ते हैं लेकिन नंबर से नहीं आते, क्योंकि नंबर इसलिए नहीं आता क्योंकि स्टूडेंट को ये पता ही नहीं है कि पढ़ने से नंबर नहीं आते। पढ़ना बहुत जरूरी है, और पढ़ना ऐसे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। पहली हमेशा स्टेप होती है पढ़ना समझना, फिर समझने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है आपके मार्क्स के अंदर, कि आपके 25 आएंगे या 75 आएंगे, इसमें पूरा रोल आपका स्मार्ट रिवीजन का है कि किस चैप्टर को आप 9 बार पढ़ते हो, किस चैप्टर को आप 4 बार पढ़ते हो, क्योंकि बिना रिवीजन के आपको कंटेंट याद नहीं रहता और फिर बाद में आप उसके अलग अलग रिवीजन देते रहते। मेरा प्रेजेंटेशन वीक है, मुझे लिखना नहीं आता, फिर तो वर्ड याद नहीं आ रहा तो लिखना क्या करेगा? तो फिर आप रीजन ढूंढते हो एक अलग काम, उसका कोई सेंस नहीं है। मेरी स्टाइल में बात की जाए तो कंटेंट याद होगा तो लिखोगे नहीं, प्रेजेंटेशन कैसा होगा? तो कंटेंट याद हो, और कंटेंट लिख के प्रैक्टिस करने से नहीं होता है, कंटेंट याद होता है बार बार रिवीजन करने से। हम लोग जब पढ़ा करते थे, जब यूट्यूब नहीं याद करता था तो यूट्यूब पे बजा कर दिया, लोग सुनने में ज्यादा मजे लेने लगे, मजे लेने लगे। हम लोग छत पे रोज 5 बजे जाया करते थे, 1 घंटा वॉक करते थे, रिकॉल किया करते थे। मैंने अभी रिसेंटली 8 साल में किसी को छत पे देखा ही है, और सिर्फ छत पे देखते थे, मेरे जैसे हजारों बच्चे रहते थे। रिकॉल 2 घंटे कम कर लो, लेकिन रिकॉलिंग कम करेंगे। रिकॉलिंग के लिए टाइम नहीं है सर, पढ़ने के लिए टाइम है, सुनने के लिए टाइम है, सुनते रहो। भैया गाय खाना खाती है तो गाय पचाती भी तो देखो, गाय जुगाली करती है। तो आपका एक इंपॉर्टेंट टाइम रिवीजन के लिए होना चाहिए, बार बार रिकॉल करो, बार बार रिकॉल करो, फिर देखो क्या रिकॉल में गलती हो रही है, तो फिर आपके जो वर्ड्स आएंगे, टेक्निकल टर्म्स आएंगे, बार बार रिपीट करने से इंप्रूव होंगे। क्या बेटा, छोटे बच्चे होते तुम्हारे घर में भी होंगे, 2 साल के, 1.5 साल के। A for apple, B for boy, C for kid। एक बार बोलते बच्चों को याद, तुम्हारे घर में छोटे बच्चे, तो तुमने मैं कॉन्फिडेंटली कैसे बोला? सुबह से लेकर रात तक उनके मोबाइल पे ये चलता रहता है, मम्मी जब भी फ्री होती है बोलो एप्पल या। छोटे बच्चे को भी याद हुआ है, जो वो बहुत आप घर पे देखो जो बार बार रिपीट करता था, वो लाइन आपने मोबाइल में देखा होगा, लाइन चला दी, जो लाइन चलती है लाइन याद जाती है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, बी फॉर बनाना, बी फॉर बनाना, तो बी फॉर बनाना, फिर देखो इंटेलिजेंट नहीं है, रिवीजन का गेम है। किसका गेम है? सब ब्रेन वॉश का खेल है। मेरे दोनों बच्चे रात में खाना नहीं खाते क्योंकि हमने उनका ब्रेन वॉश कर रखा। रात में खाना नहीं खाते, हम रात में खाना नहीं खाते, समझे नहीं? तो मेरे दोनों बच्चे ही खाना रात में खाना नहीं खाते, किसी को बोलेंगे बिल भी नहीं होगा। छोटे बच्चे रात में खाए बिना कैसे रह सकते? नहीं रहते। और ये बनेगा ना रात में, यदि किसी दिन शाम को नहीं खाना खा पाए तो खुद ही बोलते पापा रात में खाना नहीं खाते, खाना नहीं खाएंगे। एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हाट यू रिपीट। बट सारा गेम क्या है? रिपीटिशन का। व्हाट यू से टू योरसेल्फ, आप अपने आप से क्या बात करते हो, बातें करना स्टार्ट करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ सुनने की आदत नहीं, मैंने पहले भी पूरा बोला था, आज ज्ञान की वैल्यू नहीं है। जो मैं बोल रहा हूं वो भी देखना कि यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। नॉलेज इज नॉट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, नॉलेज इज फ्री। हमारे टाइम में नॉलेज बहुत महंगी थी, तुम्हारे टाइम में नहीं है। तुम्हारे टाइम में यूट्यूब है, नॉलेज फ्री है, नॉलेज बट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। तुम्हारे लिए समय जो रेलिवेंट है वो है रिपीटिशन, रिकॉलिंग। इंपॉर्टेंट टाइम रिकॉल कर दो, और एक इंपॉर्टेंट बात व्हाट यू से टू योरसेल्फ, इस पर कंट्रोल करो। क्या आप अपने आप से कोई नेगेटिव बात तो नहीं बोल रहे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा मैं अपने आप से बोलता हूं वैसा मैं बन जाता हूं, ये हमेशा याद रखना। चलो फालतू बातें करता रहता हूं, तो कम बैठना पाई ये समझना है आपको, कंपेरिजन करना है। सेक्शन 12 सेक्शन 2 के अंदर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है या रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, उसके आधार पर हमने प्लेस ऑफ सप्लाई की बात की थी। लेकिन सेक्शन 13 सब सेक्शन 2
यदि आपने कोई भी सर्विसेज सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 से लेके 13 सब सेक्शन 13 के अंदर मेंशन नहीं है, तो नॉर्मली जो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो क्या होगा, रेसिपिएंट का लोकेशन। लेकिन रेसिपिएंट का लोकेशन यदि अवेलेबल नहीं है तो सप्लायर का लोकेशन बढ़ता क्या ना करता। जब रेसिपिएंट का लोकेशन अवेलेबल नहीं है तो आप प्लेस ऑफ सप्लाई किसको बोलेंगे, लोकेशन ऑफ सप्लाई। सेक्शन 13 सबसेक्शन 3, सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 services supplied in respect of the goods which are required to be made physically available to the recipient। बता, सर्विसेज लेने के लिए आपको रेसिपिएंट को, फॉर एग्जांपल तुम्हें कोई सर्विस लेनी है तो सामने वाले को गुड्स अवेलेबल करना पड़ेगा। तो ये सर्विस का नाम बताओ। फिजिकली अवेलेबल, टीचर भी बोल सकते हो यहाँ पे गुड्स की बात हो रही है, तुम गुड्स करी तो माल करी बेटा, तुम लड़की हो तो मैं माल की बात कर रहा हूं, गुड्स। मतलब यदि आपको कोई सर्विस लेनी है तो गुड्स को फिजिकली अवेलेबल कराना पड़ेगा सप्लायर। तो तुम्हारा मोबाइल खराब हो गया, तो मोबाइल खराब हो गया और मोबाइल इज नॉट वर्किंग में क्या करना पड़ेगा बताओ, मोबाइल की जो रिपेयरिंग शॉप है उसको क्या करना पड़ेगा, दूर से मैं मोबाइल पर दूंगी ना, मेरा मोबाइल तुम कहा होता ऐसे रिपेयर कर। सामने वाला क्या बोलता है, आपकी कभी स्कूटी खराब हुई होगी, कभी आपका मोबाइल खराब हुआ होगा, कभी घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हुआ होगा, आपने कभी मिलना करेगा तो देख लेगा मेरा बहुत खराब मिलना आइटम है तो दूर से ठीक कर दे। सामने वाला क्या बोलता है, पागल है क्या, देख रहा देना क्या खराब है, कब से खराब है। तो आप उसको सामने वाले को फिजिकली क्या करते हो, गुड्स अवेलेबल करते हो। ये समझो। तो यहाँ पे कौन सी वाली सर्विसेज की बात हो रही है, जहां पे रेसिपिएंट को क्या करना पड़ेगा, जो भी गुड्स है वो फिजिकली अवेलेबल कराना पड़ेगा। तो देन प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। नहीं आया समझ में, क्या बेटा। आई रिपीट, यदि कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है जहां पे जो रेसिपिएंट है वो गुड्स को फिजिकली अवेलेबल करा रहा है सप्लायर को, या सप्लायर के भी आपके किसी और पर्सन को, तो जहां पे गुड्स फिजिकली आपको अवेलेबल कराना पड़ता है, सप्लायर के डायरेक्शन पे सप्लायर को देना पड़ता है या सप्लायर के डायरेक्शन पे किसी और को देना पड़ता है, तो जहां भी आप गुड्स फिजिकली अवेलेबल कराएंगे तो सप्लायर, तो देन प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली, जैसे कि तुम काम की होने वाली होता, तुमको लोकल से प्रूव की, तो फॉर एग्जांपल तुम में से कोई मुंबई घूमने के लिए गया, भाई से मिलने के लिए, बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए, तुम्हारा पर्सन बैठा है, अपने हिसाब से देख लेना। तो वहां पे आपका मोबाइल खराब किया, आप रहने वाले जयपुर की, आप रहने वाले, लेकिन मोबाइल इज नॉट वर्किंग, तो आपने मोबाइल कहां अवेलेबल कराया, मुंबई में, रिपेयरिंग कहां होगी, वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। तो जहां भी गुड्स को आप फिजिकली अवेलेबल कराओगे सप्लायर को, सप्लायर के डायरेक्शन पे किसी और पर्सन को, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो प्लेस होगा जहां पे सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म की जाती है। लेकिन कोविड के अंदर हुआ तो आजकल भी होता है, तो फॉर एग्जांपल हमारा जो सिस्टम है बहुत खराब हो जाता है, तो अपने दिल्ली वाले बंदे हम उनको फोन करते हैं कि द सिस्टम इज नॉट प्रॉपर्ली वर्किंग, वो ऑनलाइन क्या करते हैं, आजकल एक कंसेप्ट होता है एनी डेस्क, जनरली क्या करते थे हम सब फिजिकली अवेलेबल आते थे, लेकिन कोविड के बाद आदत पड़ गई, अब ऑनलाइन भी हो जाता है। बहुत जल्दी आपने सुना होगा ऑनलाइन ऑपरेशन हो गए वीडियो कॉल्स पे, हाँ अब उसकी बॉडी काट दो, पिन पार्ट कर दो, क्या गिरा जुगाड़ करते रहते हो, ठीक है वीडियो कॉल्स के थ्रू ऑपरेशन जाते भैया, इंटरनेट के थ्रू रिमोट ऑपरेशन। मेरे सप्लायर दिल्ली में बैठा है और जयपुर के अंदर मेरे सिस्टम को क्या कर रहा है, अपग्रेड कर, ऐसा हो सकता है। मतलब मुझे गुड्स फिजिकली अवेलेबल कराने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट के थ्रू कैसे एनी डेस्क या एनी अदर ऐप, मतलब लॉट ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो यदि कोई पर्सन रिमोट लोकेशन से यदि इंटरनेट के थ्रू यदि कोई भी सर्विसेज यदि प्रोवाइड करता है, तो उस केस में आपने गुड्स को फिजिकली अवेलेबल तो कराया नहीं है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, द प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर द गुड्स आर सिचुएटेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, दैट इज जयपुर। यदि गुड्स फिजिकली अवेलेबल कराए जाते हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म।
और यदि गुड्स आप फिजिकली अवेलेबल नहीं कराते हो क्योंकि रिमोट लोकेशन से सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, तो जो गुड्स का लोकेशन है एट द टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस दैट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। समझ में आ गई बात? मतलब हमारे सेकंड एग्जांपल के अंदर क्या होगा कि दिल्ली वाला बंदा दिल्ली से आपको रिमोट लोकेशन से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, गुड्स फिजिकली अवेलेबल आपने कराई नहीं है, तो गुड्स का लोकेशन क्या है? जयपुर। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जयपुर। इवन जो सप्लायर है वो कहां का है? दिल्ली का। तो द लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। हो सकता है कि आपका मोबाइल केवल में खराब हो गया, आप रहने वाले जयपुर के होंगे और मोबाइल कहां खराब हो गया? केवल में। और फिर आपने क्या किया? रिमोट लोकेशन में, क्योंकि आपका कोई नॉन है, अच्छा बंदा है, किसी ने रेफर कर रखा है, वो ऑनलाइन भी ठीक कर देंगे, तो मैंने आपको बताते रहे, आप करते रहे, लेकिन उन्होंने 500 रुपये ले लिया आपसे, रिमोट क्यों करेंगे? नहीं होता। तो रिमोट लोकेशन से दिल्ली वाला बंदा आपके गुड्स की रिपेयरिंग कर रहा है जहां पे आपने गुड्स फिजिकली अवेलेबल नहीं कराया, आप रहने वाले काम किए जयपुर के, लेकिन वो गुड्स का लोकेशन क्या है? एट द टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज केरल। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? केरल। यदि गुड्स फिजिकली अवेलेबल कराया जा रहा है तब तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। लेकिन यदि सर्विस यदि गुड्स फिजिकली अवेलेबल कराया नहीं है, सप्लायर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है बाय द वे ऑफ रिमोट लोकेशन इंटरनेट के थ्रू, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? द लोकेशन ऑफ गुड्स। समझ में आ रही बात? सेक्शन 13 सबसेक्शन 4। सेक्शन 13 सबसेक्शन 4। अब मैंने आपको मैसेज नहीं बताइए क्योंकि सर्विसेज अब काफी मिलती जुलती है, जैसा कि आपने सेक्शन 12 में भी पढ़ा था। तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 is regarding with any services supplied directly in relation to immovable property। ये बोलते ही आपको समझ में आ गया होगा। याद आया? एग्जाम्पल्स: आर्किटेक्ट, रियल एस्टेट ब्रोकर, कॉन्ट्रैक्टर जो कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, यदि किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग यदि कोई भी आर्किटेक्ट या रियल एस्टेट एजेंट या कॉन्ट्रैक्टर या जो भी अकोमोडेशन की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, कौन से सेक्शन में पहले टोल यार? सेक्शन 12 सेक्शन 3। सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 वहां पर 4 पॉइंट में डिवाइड किया था मैंने, ए बी सी डी, लेकिन सबका आंसर एक ही था, कॉमन। तो यहाँ पे सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 है। सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 है यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी के कनेक्शन में यदि कोई भी, और आप 12 पन्ने पलट के देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और मजा भी आएगा कि 12 में क्या था और 13 सबसेक्शन 4 में क्या है, क्या डिफरेंस है, जो आपको ध्यान रखना है। सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 किसकी बात कर रहा है? इमूवेबल प्रॉपर्टी के कनेक्शन में यदि कोई भी सर्विसेज यदि प्रोवाइड की जाती है, यदि सप्लायर का लोकेशन या रेसिपिएंट का लोकेशन यदि कोई भी एक इंडिया के बाहर है, तो देन प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। क्या प्लेस ऑफ सप्लाई? वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। एक बार चेक करना, वहां पर शायद 2 पॉइंट थे, है ना? सेक्शन 12 सेक्शन 3 के अंदर लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लेस ऑफ सप्लाई, लेकिन यदि प्रॉपर्टी याद आया इंडिया के बाहर यदि लोकेटेड हुई तो प्लेस ऑफ सप्लाई प्रॉपर्टी का लोकेशन में क्या कंसिडर करते थे? रेसिपिएंट का लोकेशन। लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट है, यहाँ पे एक ही पॉइंट है, यदि सप्लायर या रेसिपिएंट का लोकेशन यदि इंडिया के बाहर है और सर्विसेज यदि प्रोवाइड की जा रही है इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? वेयर द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। बोलो, वेयर द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड, वेयर द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। सेक्शन 13 सबसेक्शन 5 जो अपने 12(6) में पढ़ा था, याद है? देखिए यहां पे 2 अलग अलग थे, 2 अलग अलग थे। कौन से? वहां पे 12(6) में ओनली एडमिशन कवर था, प्योरली इवेंट, याद है? और सेक्शन 12 सबसेक्शन 7 के लिए याद नहीं आ रहा, पन्ने पलट के देखो नोट्स में। और सेक्शन 12 सबसेक्शन 7 के अंदर क्या था? ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज या मैनेज, जो भी आप बोलो। वहां पे 2 अलग अलग थे, यहां पे दोनों को कंबाइन कर लिया।
यदि कोई भी इवेंट के एडमिशन के रिगार्डिंग बात हो रही है या इवेंट के ऑर्गेनाइज की बात हो रही है, दोनों के लिए एक ही सबसेक्शन एप्लीकेबल है, सेक्शन 13 सबसेक्शन 5। तो चाहे कोई भी इवेंट का एडमिशन की सर्विसेज हो, चाहे उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने की जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है उनकी सर्विसेज हो, दोनों के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, वेयर द इवेंट इज हेल्ड। तभी मैंने आपको पहले बोल दिया था कि आप समझाने का बहुत कम है और याद करने का ज्यादा है। जब आप बार बार रिपीट करेंगे तभी आपको ये याद रहेगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, वेयर द इवेंट इज हेल्ड, वेयर द इवेंट इज हेल्ड। ये रेलिवेंट नहीं है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, ये भी रेलिवेंट नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। यस, सेक्शन 13 सबसेक्शन 8, सेक्शन 13 सबसेक्शन 8, यदि कोई भी सर्विसेज सप्लाइड की जा रही है बैंकिंग कंपनी एफआईज, किसने सर्विसेज बेटा, any services provided by the banking company, FIs, NBFCs to any account holders, intermediary services या services consisting of hiring of the means of transport but excluding aircraft and vessels up to a period of 1 month। यदि ट्रांसपोर्ट का कोई भी मीन्स यदि आप क्या करते हो, हायर करते हो, लेकिन एयरक्राफ्ट और वेसल के अलावा लाइक कार, ट्रक या एनी व्हीकल, यदि कोई भी व्हीकल को भी आप आए मतलब किराए पे देने की सर्विस प्रोवाइड करते हो अपने पीरियड ऑफ 1, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। तो यदि आप कोई भी वैसे यदि कोई भी ट्रांसपोर्ट का मीन्स यदि आप सामने वाले को क्या करते हो, रेंट पे प्रोवाइड करते हो, सामने वाले को अवेलेबल कराते हो, या बैंकिंग या एफआईज की जो सर्विसेज है, इंटरमीडिएट की जो सर्विसेज है, इन तीनों के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, सप्लायर का लोकेशन। सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 में जो सर्विसेज है, यदि कोई बैंक से या कोई भी एफआईज है, आप देखना फाइनेंशियल सर्विसेज में ऐसा नहीं था। सेक्शन 12 का फाइनेंशियल सर्विसेज आपको देखो जो कल पता पड़ा था, सेक्शन 12 सबसेक्शन 12, वहां पे 2 पार्ट बना था, क्या थे, यदि एसबीआई में ऐसा करना अलग अलग चाहिए नहीं था। बाद में सेकंड ऑप्शन था, लेकिन यहां पे डायरेक्टली क्या है, यदि कोई बैंक, यदि सप्लायर या रेसिपिएंट का लोकेशन यदि इंडिया के बाहर है और यदि सप्लायर कौन है, बैंकिंग कंपनी में एफआईज है या एनबीएफसी है या कोई इंटरमीडिएट सर्विसेज है या कोई भी आइडिंग का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उसके रिगार्डिंग यदि कोई सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तो बैंक प्लेस ऑफ सप्लाई रेसिपिएंट के लोकेशन की बात ही नहीं कर रहे, डायरेक्टली हम बात कर रहे हैं सप्लायर का जो लोकेशन है वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। The place of supply for these services, क्या सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, किसकी बात हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो यदि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए कोई भी सर्विस यदि प्रोवाइड की जा रही है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, द प्लेस ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स, जहां पे गुड्स की डिलीवरी टर्मिनेट हो रही है, जहां माल पहुंच रहा है। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, तो यदि पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है किसी भी कन्वेंस के ऊपर, लाइक वो कन्वेंस क्या हो सकता है, वैसे एयरक्राफ्ट, व्हीकल, कोई भी, या रेलवे ट्रेन, आपने वहां भी पढ़ा था 12 में भी। तो यदि कोई भी पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस यदि प्रोवाइड की जाती है तो प्लेस ऑफ सप्लाई वहां पे 2 पॉइंट है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक ही पॉइंट है, वेयर द पैसेंजर कमेंस द जर्नी ऑन द कन्वेंस, जब पैसेंजर अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, कमेंस करता है, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। यदि पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज यदि प्रोवाइड की जाती है, लेकिन ये पॉइंट तभी एप्लीकेबल होगा यदि सप्लायर या रेसिपिएंट दोनों में से एक का लोकेशन इंडिया के बाहर। और आपको समझ में आ गया होगा, तो पूरा चैप्टर याद करने का है। सेक्शन 13 सबसेक्शन 11, द प्लेस ऑफ सप्लाई, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन ए बोर्ड ए कन्वेंस, याद आया, ऑन कन्वेंस, जो अपन एक एग्जांपल भी दिया था, एग्जांपल भी दे सकता है, तो मेरे से कोई मैंने एक सर्विस का एग्जांपल दिया था, कैटरिंग, क्या बोलते थे, कैटरिंग। तो यदि ऑन कन्वेंस बोर्ड यदि कोई भी सर्विस यदि प्रोवाइड की जाती है लाइक कैटरिंग, तो देन प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस। वो कन्वेंस की जर्नी कहां से स्टार्ट हो रही है, कहां पे एंड हो रही है, तो जहां से ये कन्वेंस डिपार्चर रवाना हो रहा है, स्टार्ट कर रहा है, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। यदि कोई भी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस या रिट्राइवल सर्विसेज,
आपने बहुत बार कुछ वेबसाइट देखी होगी, आप कुछ पढ़ना स्टार्ट करते हो, बड़ा अच्छा लगता है, तो आपने जैसे आप फर्दर डील करना चाहते हो तो बोलते हो भैया आपको 1000 रुपये पे करना पड़ेगा, मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। फ्री में इंफॉर्मेशन नहीं होती है, थोड़ी बहुत मिलती है, जिससे कि मार्केटिंग का फंडा है। किसका फंडा है? मार्केटिंग का फंडा है, कि जिससे कि आप क्या कर पाओ, आप देख पाओ कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मजा आने लगा तो वो बोलते हुए मेंबर बनाओ 1000 रुपये। तो ऐसे बहुत सारी वेबसाइट बनी हुई है जहां पे सप्लाई इंडिया की बाहर का हो सकता है, क्योंकि इंडिया की बाहर से भी तो कोई वेबसाइट बन सकती है ना, जिन्होंने क्या किया होगा, कंटेंट डाला होगा। तो यदि कोई भी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन या डेटाबेस एक्सेस या डिप्लॉयमेंट सर्विसेज की प्रोवाइड की जा रही है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल। लास्ट वन जो रेलिवेंट नहीं है, इज लास्ट सेक्शन 14 स्पेशल प्रोविजन। एक तरीके से आपका प्लेस ऑफ सप्लाई कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन 10 और 11 में अपन ने बात की थी प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स, और सेक्शन 12 और 13 में अपन ने बात की प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज। सेक्शन 14 सेपरेट प्रोविजन है फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स इफ सप्लायर इज सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस एंड ट्रैवल सर्विसेज फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया। नॉर्मली आपको पता है जीएसटी में कौन रजिस्टर्ड होता है? सप्लायर, और सप्लायर का है इंडिया के बाहर से। कुछ भी जीएसटी में रजिस्टर्ड करने से कैसे बोलेंगे? पहले एक प्रोविजन बना है किनके लिए? यदि कोई भी ऑनलाइन, बोलो, यदि कोई भी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विसेज यदि प्रोवाइड की जाती है तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे? ऑन सप्लाई ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विसेज बाय एनी पर्सन। यानी क्या बोला? सप्लायर का है एनी पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। टैक्सेबल टेरिटरी क्या हमारे लिए? इंडिया। तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी मतलब आउटसाइड इंडिया। तो यदि कोई भी पर्सन इंडिया के बाहर से यदि कोई भी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्राइवल सर्विसेज प्रोवाइड करता है और जो रेसिपिएंट है वो इंडिया में, लेकिन वो जो रिसीव कर रहा है वो कौन रिसीव कर रहा है? नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। कोई बच्चे बोलने से वो नॉन टैक्सेबल भी तो हो सकता है। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी की बात नहीं हो रही है, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट की बात हो रही है। समझ, यदि अमेरिका का कोई बंदा ऑनलाइन डेटाबेस एक्सेस जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो पर्सन लोकेटेड इन जापान, इंडिया बोलेगा टैक्स जगह दिखाई। इंडिया का क्या कनेक्शन? इंडिया का कनेक्शन ये नहीं, तुम्हारा नाम क्या? तो फॉर एग्जाम्पल तुम टैक्सेबल, यू आर नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी, यू आर नॉन टैक्सेबल, यू आर नॉन टैक्सेबल, लेकिन तुम तो ऑनलाइन पढ़ी होती। तो तुम सब ऑनलाइन नॉन टैक्सेबल हो, लेकिन ऑनलाइन ही कोई डेटा पर एक्सेस कर रहे हो उस वेबसाइट के थ्रू या उस ऐप के थ्रू जो वो प्रोवाइड कर रहा है इंडिया के बाहर से। तो यदि कोई सप्लायर इंडिया के बाहर से, ये समझ में आया पॉइंट का एप्लीकेबल होगा सेक्शन 14। यदि कोई पर्सन इंडिया के बाहर से, यदि कोई पर्सन आउटसाइड इंडिया क्या कर रहा है? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्राइवल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किन पर्सन को? जो पर्सन इंडिया में है लेकिन वो नॉन टैक्सेबल है। चलिए करें इसको नहीं, तभी पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा। ये पॉइंट एप्लीकेबल होगा यदि रेसिपिएंट कौन है? नॉन टैक्सेबल रेसिपिएंट। तो द सप्लायर कौन बेटा? सप्लायर ऑफ सर्विसेज लोकेटेड इन ए नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विल बी द पर्सन लायबल फॉर आईजीएसटी। समझ में आ गई बात? नॉर्मली मैं समझाता हूं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जनरली ये लिखिए ना, आपको समझ में आ जाएगा। जनरली इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, बेटा क्या बोला मैंने? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का मतलब क्या होता है? मुंबई से कोई सर्विसेज आपको जयपुर मिलेंगे, ये मेरा मतलब सर्विसेज यदि अपन जयपुर में है अपन मुंबई से कोई सर्विसेज लेते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? इंपोर्ट ऑफ
मुंबई में, आउटसाइड इंडिया। यदि इंडिया के बाद से यदि इंडिया में कोई भी सर्विसेज यदि इंपोर्ट की जाती है, तो यदि आपने कोई भी सर्विसेज यदि इंपोर्ट की तो कौन जीएसटी पे करेगा? कौन होगा लाइबल? कौन होगा लाइबल? नॉर्मली जीएसटी कौन पे करता है? सप्लायर। नॉर्मली जीएसटी कौन पे करता है? सप्लायर। नॉर्मली कौन जीएसटी पे करता है? सप्लायर। लेकिन यदि सर्विसेज यदि इंपोर्ट की जा रही है तो सप्लायर कहां पे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सप्लायर कहां पे? इंडिया के बाहर। सप्लायर कहां है? इंडिया के बाहर। तो यदि कोई भी सर्विसेज यदि आप इंडिया में इंपोर्ट करते हो तो सप्लायर को टैक्स पे करने के लिए नहीं बोल सकते, तो टैक्स कौन पे करेगा? कौन होगा लाइबल टैक्स पे करने के लिए? रेसिपिएंट। सप्लायर, सप्लायर इंडिया के बाहर, उसमें कैसे बोलेंगे? तो यदि आपने कोई भी सर्विस यदि इंपोर्ट की, यदि जनरली यदि अपन कोई भी सर्विस यदि इंपोर्ट करते हैं तो लाइबल टू पे टैक्स, लाइबल टू पे जीएसटी। तो जीएसटी पे करने के लिए लाइबल कौन होगा? सप्लायर ही, क्योंकि सप्लायर तो इंडिया के बाहर लोकेटेड है। तो जीएसटी पे करने के लिए लाइबल कौन होगा? रेसिपिएंट। जीएसटी पे करने के लिए लाइबल कौन होगा? लेकिन और जनरली नहीं। कौन सी सर्विसेज? कौन सी सर्विसेज को इंपोर्ट किया आपने? और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, नो 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 नो, सारी सर्विसेज नहीं। कौन सी सर्विसेज? OIBARS। क्या बोला मैंने बेटा? OIDARS, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्राइवल सर्विसेज। तो यदि कोई भी AIBRS में जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसका इंपोर्ट किया जाता है, जो सप्लायर इंडिया के बाहर है और रेसिपिएंट इंडिया में, लेकिन रेसिपिएंट क्या होना चाहिए? नॉन टैक्सेबल। तो देन लाइबल कौन होगा टैक्स पे करने के लिए? तुम कहां से टैक्स पे करोगे? तुम तो बच्चे हो। तो कौन टैक्स पे करेगा? यदि रेसिपिएंट नॉन टैक्सेबल है तो टैक्स कौन पे करेगा? सप्लाई। अब आपको सेक्शन 14 की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी। ये है सेक्शन 14, इसके लिए बनाया हुआ है। मैं तो बच्चों को लगता है कि सेक्शन 14 आपने अलग से क्यों बनाया? सेक्शन 14 बनाना पड़ता है क्योंकि नॉर्मल आपको पता है यदि कोई भी सर्विसेज यदि इंडिया में इंपोर्ट की जाएगी तो सप्लायर टैक्स पे करेगा। इधर यदि कोई भी सर्विसेज यदि इंपोर्ट की जाएगी तो सप्लायर टैक्स ही पे करेगा। टैक्स कौन पे करेगा? रेसिपिएंट। कौन टैक्स पे करेगा? कौन टैक्स पे करेगा? लेकिन यदि वो सर्विसेज इंपोर्ट की जा रही है, वो सर्विसेज क्या है? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्राइवल सर्विसेज, और रेसिपिएंट कौन है? नॉन टैक्सेबल। तो रेसिपिएंट टैक्स नहीं पे करेगा। टैक्स पे करने के लिए कौन लाइबल है? सप्लायर। अब आपको समझ में आ गया होगा सेक्शन 14 की इंपॉर्टेंस। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। और इसी के साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीटेड बाय टू ऑल ऑफ यू। हैव ए गुड डे। तो ये पूरा चैप्टर एक बार पढ़ के आना। जो भी डाउट होंगे कल अपन क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।